हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजीबीटी एंड टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके कमीशन के अलावा एचपी टैट 2025 जो दिसंबर महीने में कंडक्ट होगा आपका एग्जामिनेशन, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। जो भी कैंडिडेट एचपी टैट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, और साथ में जेबीटी, टीजीटी कमीशन या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन एचपीआरसी यानी एचपीएसएससी द्वारा अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। शुरुआत करेंगे एचपीजीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे डॉक्टर रामकरण सिंह। रामकरण सिंह यानी शॉर्टकट में डॉक्टर आर.के. सिंह फर्स्ट वाइस चांसलर थे एचपी यूनिवर्सिटी के, एचपीयू के। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में हुई। 1970 में एचपीयू की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज नो अर्बन पॉपुलेशन? हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? यानी इस जिले में ओनली ग्रामीण आबादी रहती है, शहरी आबादी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 13,841 स्क्वायर किलोमीटर है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल देखिए, पूरा हिमाचल प्रदेश का इतना एरिया अकेला लाहौल स्पीति कवर करता है। ओके, लाहौल स्पीति सबसे छोटा जिला है, जिला हमीरपुर। 1118 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लाहौल हमीरपुर जिला कवर करता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति एरिया वाइज। यहाँ पे कोई भी अर्बन पॉपुलेशन नहीं निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशो क्या है? तो सेक्स रेशो है 972 2011 की सेंसस के अनुसार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 972 फीमेल है, यानी 972 लड़कियां हैं। अगर 1000 मेल हैं तो उनके रेशो में अगर देखें तो 972 फीमेल्स हैं। ओके, तो ये रेशो है 972। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है, सर्वोच्च है? डोम्बा, जाट, गद्दी या भोट? सो गद्दी जो ट्राइब है इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गद्दी शेड्यूल्ड ट्राइब जो कम्युनिटी है इनकी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट है, इस शेड्यूल्ड ट्राइब की। ओके, गद्दी ट्राइब मिल जाएगी चंबा के भरमौर क्षेत्र में और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एरियाज में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कुछ एरियाज में भी गद्दी ट्राइब के लोग आपको मिल जाएंगे। कई बार एग्जामिनेशन में गद्दी ट्राइब की मैरिजेस के नाम पूछ लेते हैं, जैसे जिंद फूक है, बरार फूक है, जिंद फूक, बरार फूक, मैरिजेस टाइप हैं गद्दी ट्राइब में। ऑप्शन में जाट ट्राइब दिया है। जाट ट्राइब को खंपा ट्राइब भी कहा जाता है। ओके, कई जगह पे इसका नाम आपको खंपा मिल जाएगा। जाट या खंपा ट्राइब के लोग हिमाचल प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है। मेनली ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले ये लोग हैं। ओके, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की शिमला की नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई थी वर्ष? द म्युनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला वॉज डिसॉल्व्ड इन। शिमला की नगर पालिका कमेटी कब भंग कर दी गई थी? 1969 में। 1969 में शिमला की जो नगर पालिका कमेटी है उसको भंग कर दिया गया था 1969 में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट। ये जो म्युनिसिपल कमेटी थी इसको बदल दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। ओके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसको बदल दिया गया था। कब बदल दिया गया था? जून 29 1969 को, 1969। ये म्युनिसिपल कमेटी कब बनी थी? ये म्युनिसिपल कमेटी बनी थी इनिशियली 1851 में, 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ओके, 68 विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में।
अब किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से। देखिए हम ओवरऑल की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, ओके। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीट्स हैं, ओके। 15 विधानसभा सीट्स हैं कांगड़ा में। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, इनमें से बताना है। जी कांगड़ा भी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 सीट्स हैं, ओके, विधानसभा की। देखिए पहले नंबर पे कांगड़ा है, दूसरे पे है मंडी। मंडी की टोटल विधानसभा सीटें हैं 10, ओके। 10 सीटें विधानसभा की मंडी में है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है शिमला। शिमला की 8 विधानसभा सीटें हैं, ओके। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट ऊना। ऊना में अगर बात करें तो ऊना में 5 विधानसभा सीटें हैं। देखिए 5 विधानसभा सीटें हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट ऊना में 5 है, सोलन में 5 है। ऊना, सोलन, एक तो ऊना हो गया, सोलन और आपका सिरमौर। सिरमौर के बाद हमीरपुर, हमीरपुर और चंबा। चंबा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, ऊना, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 सीट्स हैं विधानसभा की, ओके। 10 मंडी में है, 15 कांगड़ा में है, 8 शिमला में है और 5 इन 5 जिलों में है। अब आती है बारी बिलासपुर और कुल्लू की। बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, इन 2 जिलों में 4-4 विधानसभा सीटें हैं, ओके। 4 ही बिलासपुर में है और 4 ही डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है विधानसभा सीट्स, ओके। इसके बाद बचते हैं हमारे लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाहौल स्पीति में भी 1 सीट है विधानसभा की और किन्नौर में भी 1 ही सीट है विधानसभा की, ओके। तो इस प्रकार से ये जो विधानसभा सीट्स हैं इनका ब्रेकडाउन हुआ है, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कर सकते हो। क्योंकि एचपीआरसी द्वारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा सीट्स हैं, हमीरपुर में कितनी हैं, या सबसे कम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में दोनों सीट्स जो है एसटी के लिए रिजर्व है, ओके, शेड्यूल ट्राइब की सीट्स हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। द फेस्टिवल ऑफ फुलैच इज सेलिब्रेटेड इन विच वैली ऑफ। फुलैच त्योहार किस घाटी में मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन हमें नए सिरे से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं। फुलैच त्योहार किस घाटी में मनाया जाता है? फुलैच त्योहार डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, किन्नौर वैली में मनाया जाता है ये जो फुलैच फेस्टिवल है। किस महीने में मनाया जाता है? तो ये सितंबर महीने में मनाया जाता है, जो आजकल महीना चला हुआ है, ओके। सितंबर मंथ में ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा किन्नौर में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल भी किन्नौर में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है नव वर्ष पे, ओके, न्यू ईयर पे, नव वर्ष पे लोसर फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन में पांगी दिया है, पांगी में फूल यात्रा मनाई जाती है, ओके, फूल यात्रा निकाली जाती है अक्टूबर महीने में, ओके, अक्टूबर महीने में। अगला क्वेश्चन है द फेमस फेस्टिवल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर में एक गसौता मेला लगता है, जहाँ जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता था कि गसौता फेयर लगता है हमीरपुर में। गसौता फेयर किस महीने में मनाया जाता है? ये मई महीने में मनाया जाता है गसौता फेयर, ओके, मई मंथ में। अगला क्वेश्चन है चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए सी से चमेरा है और सी से ही चंबा है, ओके। तो चमेरा प्रोजेक्ट जो है, चमेरा डैम, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये रावी नदी पे बनाया गया है, ओके, रावी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरियाज इज नॉट सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? बद्दी, परवाणु, बरोटीवाला या राज का बाग। देखिए बद्दी हो गया, परवाणु हो गया, बरोटीवाला है, ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन में आते हैं, ये बद्दी क्षेत्र में। बद्दी हो गया, परवाणु हो गया, बरोटीवाला, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के एरिया है, ओके। राजा का बाग ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में नहीं आता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। यही पूछा था यहाँ से, कौन सा सिचुएटेड नहीं है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, तो राजा का बाग नहीं है सिचुएटेड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सतलुज घाटी के तट पर अवस्थित है? रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये सतलुज नदी के किनारे है, ओके, सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है ये वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन
ए करेक्ट होगा, रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो 503 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके 503 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1982 में बनकर तैयार हुई थी, यानी इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 1982 में, 1982 में। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में ये इसकी स्थापना हुई थी। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और 1962 में ये इसकी स्थापना हुई थी। मजाटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मजाटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सोलन में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है मजाटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्थापना हुई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे ये साइंस के रहेंगे, साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान के। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्वार भाटा आने का कारण है। ज्वार भाटा कैसे आता है? टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, या वायलेंट एक्टिविटी अंडर सी, या नन ऑफ दीज, या सिस्मिक वाइब्रेशन अंडर द अर्थ। ज्वार भाटा आने का कारण है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून, सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव जो है ज्वार भाटा का कारण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय, एक रॉकेट किससे प्रणोदित होता है? नाभिकीय ईंधन, बैटरी, पलायनी, तप्त गैसों के बल से, या इनमें से कोई नहीं। रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेज, ओके हॉट गैसेज के एस्केप से जो फोर्स जनरेट होती है उससे जो रॉकेट है वो उड़ान भरता है, ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट है नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट, पौधों द्वारा निर्मित नहीं होते हैं कार्बोहाइड्रेट। या दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स, सजीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉन एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, बिल्कुल गलत है। एसेंशियल है, वेरी एसेंशियल। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ह्यूमन बॉडी की तो एसेंशियल नीड है, इसको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हाल में कार्ब्स को, ओके तो थर्ड तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट भी यहाँ पे नॉट दे दिया गया है, नॉट मैन्युफैक्चर बाय प्लांट। देखिए प्लांट्स द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपका मक्की का प्लांट है, मक्की का पौधा है, उसमें मक्की लगती है तो मक्की कार्ब्स का सोर्स है। गेहूं हो गया, राइस हो गया, पैडी, धान वगैरह, ओके तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स माना जाता है, ओके सजीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद, जननिक अभियांत्रिकी का संबंध है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें मैनिपुलेशन की जा सकती है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं यूजिंग लेबोरेटरी टेक्निक्स, जीन्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, ओके यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसर्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध है अल्टरनेशन ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, सजीव प्राणियों के जीने के रूपांतरण से, यानी उनके जो जीन्स हैं, उनके जो डीएनए हैं उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ अ गोट, बकरी की के लिए गर्भावधि कितनी है? कितने समय का गर्भ रहता है एक बकरी का? जेस्टेशन पीरियड ऑफ अ गोट इज 150 डेज, लगभग 150 दिन का जो है इनका गर्भावधि का पीरियड रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसी प्रकार एलिफेंट्स का, हाथियों का गर्भावधि पीरियड यानी जेस्टेशन पीरियड रहता है 22 महीने का, यानी कि 22 महीने होते हैं, लगभग 650 से 660 डेज का, ओके। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? जो आकाश है वो ब्लू दिखाई देता है, आसमान जो है स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्या कारण है? स्काई इज एक्चुअली ब्लू इन कलर, बिल्कुल गलत है, स्काई एक्चुअल में ब्लू कलर का है ही नहीं, स्टेटमेंट कर दी गई। स्काई इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सी वाटर सो ब्लू, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आकाश जो है समुद्री जल का परावर्तन है इसलिए नीला है, आकाश में समुद्र है, जो नीला पानी समुद्र में है उसकी रिफ्लेक्शन आकाश में दिखाई देती है, इसलिए समुद्र जो है आसमान नीला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हर जगह पे समुद्र नहीं है। अगला है प्रकाश के नीले रंग की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है जिस कारण धूल कणों और जलवाष्प के द्वारा प्रकीर्ण हो जाती है,
लेकिन अन्य रंग नहीं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्लू कलर ऑफ लाइट इज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है, सो कैन बी स्कैटर्ड बाय डस्ट। जो धूलकण होते हैं आसमान में उनके द्वारा और वाटर वेपर के द्वारा ये स्कैटर हो जाती है, यानी अपनी दिशा बदल देती है, बट नॉट द अदर कलर्स। लेकिन जो अदर कलर्स हैं वो नहीं बदलते, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। अब जैसे आप पढ़ते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, सबसे लास्ट में आता है आर यानी रेड। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड की, यानी अगर लाल कलर बहुत ज़्यादा दूर भी होगा ना तो वो स्कैटर नहीं होगा, वो फोकस उसका बना रहेगा। ओके, जैसे लाल झंडी आपको दूर से दिखाई देती है, तो लेकिन वही झंडी अगर ग्रीन कलर में होगी तो आपको दूर से नहीं दिखाई देगी, लेकिन रेड कलर की झंडी आपको दूर से दिखाई देती है। कारण है वेवलेंथ की स्कैटरिंग। जो रेड कलर की झंडी होगी उसकी वेवलेंथ बहुत कम ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम स्कैटर होगी, लेकिन जो ग्रीन कलर का फ्लैग होगा वो ज़्यादा स्कैटर होगा, जिस कारण ये दिखाई नहीं देगा, यही कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, जो 6th 7th 8th 9th 10th की जो बुक्स हैं उसी के जो साइंस की बुक है वहीं से ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को देखें, अगर द पेट्रोल फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो पेट्रोल की आग है, अगर पेट्रोल से आग लगी है उसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता, कारण क्या है? अब पेट्रोल को पानी से नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि पेट्रोल इज हाईली इनफ्लेमेबल एंड वाटर कैन नॉट एक्सटिंग्विश इट। दूसरी स्टेटमेंट है, पेट्रोल ब्रेक्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कंज्यूम्स ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। थर्ड है, water being heavier slips down and petrol comes on the surface and burns। ओके, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, नन ऑफ दिस। देखिए जो पेट्रोल में अगर आग लगी है, आप पानी डालेंगे, अब जो पानी है वो भारी है और जो पेट्रोल है वो हल्का है। पानी में पेट्रोल में अगर पानी डालेंगे जहाँ आग लगी है तो पानी नीचे चला जाएगा, पानी की जो सतह है, जो ऊपर वाली परत है पानी की, वहाँ पे पेट्रोल आ जाएगा और वो आग वैसे ही जलती रहेगी, आग नहीं बुझेगी। ओके, तो पेट्रोल की आग बुझाने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा, CO2 के छिड़काव के द्वारा जो पेट्रोल की आग है, या फिर स्पार्किंग के कारण बिजली के द्वारा जो आग लगी जाती है, बिजली द्वारा आग लगी है वो स्पार्किंग से, या ओके, तो इन केसेस में CO2 का यूज़ होता है, वाटर का यूज़ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज मिल्क टर्न शावर। दूध खट्टा क्यों हो जाता है? गर्मी के कारण कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, स्टेटमेंट सही है। दूध एसीटेट में बदल जाता है। दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए गर्मी के कारण जीवाणु तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन दूध में जो उपस्थित जो माइक्रोब्स होते हैं, जिसको सूक्ष्म जीव बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रेजेंट इन मिल्क चेंज लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं जो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि दूध गर्मियों में फट जाता है। ओके, तो अगर दूध को खट्टा होने से बचाना है, यानी कि दूध को खराब होने से, फटने से बचाना है, तो दूध में जो बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं उनको तैयार होने से रोकना पड़ेगा। अब उनको तैयार होने से कैसे रोकेंगे? एक तो पॉस्चराइजेशन मेथड है, यानी दूध को बॉयल करके, ओके, बॉयल करके, और दूध को कम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में दूध को रखकर आप जो सूक्ष्म जीव दूध में जो बनने वाले होते हैं उनको रोक सकते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को। ओके, जैसे रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में आप दूध को रख सकते हैं, जिससे जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो तैयार नहीं होंगे और दूध जो है जल्दी खराब नहीं होगा। दूध में जो लैक्टोज है उसको वो लैक्टिक एसिड में चेंज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन। प्रोटीन की जरूरत हमारे शरीर को क्यों होती है? देखिए जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको बिल्ड करता है, हमारी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, टिश्यूज जो ब्रेक होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, एंजाइम्स और हार्मोन्स को तैयार करने के लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जैसे इंसुलिन है वो प्रोटीन के द्वारा तैयार होगा। ओके, टू बिल्ड बोन्स, देखिए बोन्स प्रोटीन के द्वारा बिल्ड नहीं होती है, बोन्स कैल्शियम, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत हैं कैल्शियम से। ओके, तो बोन्स का प्रोटीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, पहली स्टेटमेंट गलत है। टू प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, बिल्कुल करेक्ट है। हार्मोन्स और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है।
अब एंटीबॉडीज में आपकी इम्यूनिटी आ जाएगी। ओके, इम्यूनिटीज एंटीबॉडी जो आपको प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, प्रोटीन्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। एक तो हमारी बॉडी को वो रिपेयर करती है। अगर आपको कोई भी इंजरी हुई है मसल में, या आपके जैसे कोई मसल टीयर हुआ है या कहीं पे भी आपको इंजरी हुई है, तो आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा प्रोटीन। ओके, और बॉडी बिल्डिंग में, आपकी मसल बिल्डिंग में और आपकी ग्रोथ में प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पॉइंट यहाँ पे हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में, इनको प्रोड्यूस करने में भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेड पेंसिल कंटेन्स। लेड पेंसिल जो होती है उसमें क्या होता है? लेड होता है, ग्रेफाइट होता है, प्योर कार्बन होता है, नन ऑफ दिस। तो ये लेड पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का है, क्या है, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ग्रेफाइट से आपकी का जो करंट है वो फ्लो होता है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कंप्लीट करेंगे। ऑरेंज कंटेन्स, ऑरेंज में कौन सी विटामिन होती है? देखिए, ऑरेंज कैसा फल है? ये खट्टा फल है एक। तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी होती है खट्टे फलों में। ओके, जैसे ऑरेंज हो गया आपका, नींबू हो गया, लेमन हो गया। ओके, नींबू, संतरा, इनमें विटामिन सी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के सिम्टम कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी के सिम्टम होते हैं आपके गम से ब्लीडिंग होने लगेगी। ओके, ऑप्शन में विटामिन ए दिया है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, तो आपको आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी, आपका विजन कमजोर हो जाएगा, आपको लॉस ऑफ विजन आपको होने लगेगा। ओके, आंखें कमजोर होने लगेंगी आपकी, आपको दिखना कम होने लग जाएगा। विटामिन ए किससे मिलती है? विटामिन ए का जो अच्छा सोर्स है वो है कैरेट। ओके, गाजर। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी डिजीज होती है। ओके, बेरी बेरी। विटामिन बी की के सिम्टम क्या क्या हैं? कैसे पता लगेगा कि आपको विटामिन बी की कमी हो सकती है? विटामिन बी की जो सिम्टम है वो है, एक तो वीक मसल्स, कमजोर मांसपेशियां, वीक मसल्स, और फटीग, लो एनर्जी रहेगी आपकी, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपको काफ़ी लो एनर्जी फील होगी जब आप कोई काम करेंगे, आपकी मसल्स वीक रही होंगी। विटामिन बी की कमी के सिम्टम है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हु इज एट प्रेजेंट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है एट प्रेजेंट? कुलदीप सिंह पठानिया, विनीत कुमार, विपिन सिंह परमार या टी एस नेगी? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप हमें अपना पर्सनल फीडबैक दे सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको ये सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल पे आपको क्विकली अपडेट मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट आप लिख सकते हो, अब कमेंट सेक्शन ओपन है। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर आप कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अगर आप करना चाहते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। तो प्लेलिस्ट में आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एचपीजी की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इंडिया की। ओके, थैंक यू।